नमस्कार, वीकली टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। वीकली टॉपिक्स यहां पर हम बातचीत करते हैं पिछले हफ्ते के बीते हुए इवेंट्स पर, पिछले हफ्ते की मार्केट्स पर और उसके मद्देनजर अब आने वाले समय कैसा दिख रहा है, कैसे दिख रहे हैं मार्केट्स और क्या कह रहे हैं जानकार, इस पर हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ आज भी दो जानकार मौजूद हैं। हमारे साथ गौरांग सर मौजूद है जिनसे हम चर्चा करेंगे और साथ साथ सिद्धार्थ खेमका भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे भी हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर। लेकिन आज मार्केट्स में एक बड़ा बढ़िया इवेंट जो होकर गया है हाल फिलहाल में, उस पर बातचीत करेंगे, यानी कि अर्निंग्स। क्योंकि अर्निंग्स का सीज़न ख़त्म हुआ है और इस अर्निंग्स में बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिली। कोई बड़ा एक्सीडेंट होता हुआ नहीं दिखाई पड़ा और ख़ास तौर से सेलेक्टिव कंपनियों ने तो रोबस्ट नंबर्स भी दिए और सरप्राइज़ भी किया है। तो इन सब के ऊपर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बाजार इस हफ्ते का आपकी स्क्रीन पर है। डे हाई के साथ साथ आज हम वीक हाई के आसपास ही बंद हुए, लेकिन यहाँ से ज़्यादा बढ़िया एक्शन आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप में और स्मॉल कैप में। मिड कैप इंडेक्स लेकर आइए और स्मॉल कैप इंडेक्स लेकर आइए, क्योंकि वहाँ पर कैश मार्केट की बाइंग इस हफ्ते के हाइस पर ना केवल बल्कि नए हाइस पर मिड कैप इंडेक्स को आज पहुंचा गई और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। वहां पर भी अपने हाइस के आसपास ही क्लोजिंग दी है। तो ये बढ़िया एक्शन रहा मिड कैप, या पूरा हफ्ता अच्छा रहा मिड कैप स्मॉल कैप के लिए और अर्निंग्स भी काफ़ी अच्छी रही। तो इन अर्निंग्स के मद्देनज़र बाजार की स्थिति कैसी है और आगे किन स्टॉक्स पर आपको नज़र रखनी है, इस पर हम बातचीत कर लेते हैं हमारे दोनों जानकारों से। लेकिन उससे पहले ये आंकड़े, इस पूरे रिजल्ट सीजन में, अर्निंग सीजन में निफ्टी की आय करीब 13-13.5% बढ़ी है, जबकि निफ्टी का मुनाफा 15-15.5-16% बढ़ा है। ये इंडिकेट करता है कि जो एबिटा पार्ट है वो बेटर साइड पर दिखाई पड़ेगा। सेंसेक्स की 14.5% आय बढ़ी है और करीब 20-21% के आसपास मुनाफा बढ़ाने की इनपुट कॉस्ट का बढ़िया बेनिफिट यहाँ पास ऑन हुआ, इसलिए मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। आपके सामने नंबर है ऑटो के 26% की रेवेन्यू ग्रोथ, लेकिन 115% की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, क्योंकि जो लो बेस था उसका एक इफेक्ट है। सीमेंट के नंबर थोड़े सबड्यूड रहे हैं, लेकिन 11% वाई बेसिस पे डी ग्रोथ वहाँ आई है। बैंक्स, फाइनेंशियल, सरप्राइज, पीएसयूज के नंबर्स लगातार कंसिस्टेंटली बेटर और एनबीएफसीज के नंबर्स में भी पिकअप आया। तो 42% के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिली। हेल्थ केयर में मिले जुले से नंबर थे, हॉस्पिटल्स के नंबर अच्छे थे, लेकिन फार्मा की सेलेक्टिव कंपनियों के नंबर्स वीक थे। क्यू ऑन क्यू पे नंबर से पिकअप आया है। और मेटल में वाई हाई बेस का इफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे, इसीलिए 40-44% प्रॉफिटेबिलिटी टूटी है, लेकिन क्यू ऑन क्यू यहाँ पर भी पिकअप है। ऑयल एंड गैस और रियल स्टेट, स्पेशली रियल स्टेट जिसने चौंकाया, राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में भी 60% की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इस क्वार्टर के अंदर हमने देखी है। इन आंकड़ों के बीच में अब दोनों ही मेहमानों का स्वागत करते हैं। आप दोनों को ही नमस्कार, आप दोनों का ही स्वागत है। गौरांग सर, पहले तो मिड कैप स्मॉल कैप एक्शन काफ़ी ज़्यादा एक्शन में है, वीक के हाइस पर बंद हुए और अर्निंग्स भी बेटर रही। तो अर्निंग्स के मद्देनज़र बाजार को आप कैसे देख रहे हो, आपकी स्थितियां कैसी हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सुमित, आपका इस शो पर आमंत्रित करने के लिए। तो थोड़ा बहुत रुझान बेहतर था ब्रॉडर मार्केट्स यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप्स का, और ये ज्यादा सहायता और थोड़ा बहुत सहारा जो भावनाएं होती है छोटे निवेशकों की, उनको ज्यादा सहायता मिलती है। क्योंकि कमोबन अक्सर ऐसा ही होता है सुमित कि जो हमारे रिटेल या फिर छोटे निवेशक हैं, वो ज्यादातर मझौले या फिर बहुत ज्यादा छोटे सूचकांक के जो शेयर्स होते हैं या उसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और आपको याद होगा कुछ सालों पहले ऐसा ही कुछ समय था, बहुत सारा रुपया एक स्मॉल कैप इंडेक्स में शेयर्स के पीछे चले गया, तो फिर उनके मूल्यांकन, उनकी जो आमदनी थी उससे आगे दौड़ गए थे और एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस भी हमने देखने मिला। दूसरी दिक्कत ये भी है सुमित के जो आमदनी की रन रेट है वो टिक नहीं पाती है, खास करके छोटे सूचकांक की कंपनियों की मैं बात करता हूं। 4 तिमाहियों में 1 या 2 तिमाही अच्छे आते हैं और फिर 2 या 3 तिमाही ऐसी हो जाती है आंकड़ों को लेकर के पूरी तरीके से धराशायी हो जाते हैं और अंडर परफॉर्मेंस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कंपनियां जो खास करके छोटी सूचकांक से जुड़ी हुई हैं, उनके आंकड़े कम से कम थोड़े बहुत सुधरते हुए आए, ताकि जो छोटे निवेशक इन कंपनियों में निवेश किया है, उनके निवेश के ऊपर उनको थोड़ा बहुत बेहतरीन ऊपरी स्तर मिले, मुनाफा मिले। लेकिन बाजार के ऊपर मुझे लग रहा है एक दायरे में वापस बाजार थोड़े बहुत दिन रहेगा, थोड़ा बहुत सताएगा। मेरे ख्याल से आपको धैर्य रखना पड़ेगा, जिससे पहले हम जो नई सर्वोच्च ऊंचाई हमने दिखी है वहां पर जाए या उसके पार जाए, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा हमें लगता है।
थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज काफी ज्यादा डेवलप हो रही हैं। सिद्धार्थ सर, आप कैसे देख रहे हो मार्केट्स को? अर्निंग्स के साथ जस्टिफिकेशन हुआ है क्या इस बाजार के हालिया मूव में, या अभी और तेजी बाकी है? जी बिल्कुल सुमित, मैं बिल्कुल सहमत हूँ गौरांग सर से। अगर आप देखें ओवरऑल अर्निंग्स, तो पिछले 3 क्वार्टर से जो हमने जो अर्निंग्स में थोड़ा सा प्रेशर देखा था, स्पेशली जो रॉ मटेरियल प्राइसेस की वजह से जो एबिटा मार्जिन्स कम हुए थे, वहां पे काफी एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। और स्पेसिफिकली अगर आप डिमांड की बात करें, जो Q3 जो दिसंबर क्वार्टर में थोड़ा सा कंजम्पशन डिमांड पे एक हाई बेस पे थोड़ा सा ग्रोथ स्लो डाउन हुआ था, उसमें भी काफी बढ़त देखने को मिली है। तो ओवरऑल डेफिनेटली ये जो क्वार्टर है, यहाँ पे हमने 3 क्वार्टर्स में सबसे हाईएस्ट एबिटा मार्जिन देखा। पैट ग्रोथ जो है वो काफी बेटर थी, और मार्केट ने उसी को देखते हुए थोड़ा सा जो रिवॉर्ड दिया है निफ्टी को। अगर आप देखें तो अभी 18,500 पे हम आ गए। तो यहाँ से जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो अब यहाँ से कंटिन्यू रहेगा, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। अगर आप फुल ईयर FY23 की बात करें, तो निफ्टी की अर्निंग्स EPS वो 11% से ग्रो की है। बट अगर आप FY22 की बात करें, तो वो 35-36% के बेस पर एक डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ, जहां पे कि बहुत सारे ग्लोबल चैलेंजेस थे, एक रेट हाइक साइकिल था, जो स्टार्ट ऑफ द ईयर में रशियन यूक्रेन वॉर की वजह से कमोडिटी प्राइस हाइक हो गया था, उसका एक प्रेशर था। तो ये सब के बावजूद एक 11% ग्रोथ काफी बेहतर है। अब यहां से आगे चलकर हमें लगता है कि 14-15% अर्निंग्स ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा। वैल्यूएशंस ऑलरेडी 20 टाइम्स के आसपास 1 ईयर फॉरवर्ड पे आ गए, तो वहां बहुत ज्यादा आपको वैल्यूएशन री रेटिंग का स्कोप कम दिखता है, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ भी अगर आप देखें तो एक एवरेज 14-15% पर अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ से अगर आप जैसे अब ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है लार्ज कैप्स में, तो वो आपको अर्निंग्स ग्रोथ के साथ साथ आपको 13-14-15% का रिटर्न्स मिलने का हमारा एक एक्सपेक्टेशन है मार्केट से। तो 13-14% की एक्सपेक्टेशन मार्केट से लग रही है कि आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। अब क्योंकि अर्निंग पूरी हो चुकी है, तो अर्निंग के बाद अब शुरुआत करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो गौरांग सर, पहला नाम आपकी तरफ से इस अर्निंग के मद्देनजर जो आपको लगता हो कि एक अच्छा री रेट है, दिखा सकता है स्टॉक को? तो सुमित, डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां हमने काफी 2-2.5 साल से या उससे ज्यादा, जब से मेरे ख्याल से सरकार ने मन बनाया था FDI इन डिफेंस को लेकर के, जो निजी क्षेत्र कंपनियों को आमंत्रित किया है, खास करके जो तीसरी सूची मेरे ख्याल से मई के महीने में आई थी, जहां पर 900 से ज्यादा आइटमों को प्रतिबंध किया था इंपोर्ट को लेकर के। और ये क्षेत्र जो है वो मेरे ख्याल से पिछले साल 1.5 साल में बहुत ही शानदार तरीके से आउट परफॉर्मेंस कर रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने अपने एक बयान में ये भी टिप्पणी करी थी कि डिफेंस से जुड़ा हुआ जो हमारे देश में प्रोडक्शन हो रहा है वो करीबन 1 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है, और ये एक मात्र शुरुआत है। तो इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई एक कंपनी है BEL। आज ही मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, ये कंपनी भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना के साथ बातचीत प्रारंभ कर रही है, और अपग्रेडेशन को लेकर के एक बहुत बड़ा काम इनको आगे वाले समय में मिल सकता है। ऑर्डर बुक भी काफी सक्षम है, और एग्जीक्यूशन रन रेट, जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करते ऑर्डर बुक, तो आमदनी में तब्दीलियत नहीं होती और फिर मुनाफे के आंकड़े निराश करते हैं। तो ये सभी मापदंड में हमें ये कंपनी पसंद आती है। अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो पहला विकल्प होगा BEL। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड डिफेंस के लिए और टेलीकॉम के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराने वाली कंपनी, और बढ़िया तेजी इस नंबर्स के बाद देखने को मिली। अच्छे पिकअप ऑर्डर एग्जीक्यूशन में भी है, और कैपिटल गुड्स की तेजी का भी फायदा यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इस नाम को आप ध्यान दे सकते हैं। करीब करीब 82-83 हज़ार करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। सिद्धार्थ सर, आपकी तरफ से पहला नाम? जी सुमित, अगर आप जो अर्निंग सीजन को देखें, तो 2 सेक्टर ने काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिया है। एक तो बैंक्स और दूसरा था ऑटो सेक्टर। अगर ओवरऑल सेक्टर की बात करें तो वॉल्यूम्स अक्रॉस सेगमेंट अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। ओवरऑल अर्निंग्स जो है वो काफी बेटर थी ऑटो सेक्टर में, और जैसे मैंने बोला हूँ अक्रॉस सेगमेंट। और वहीं से मेरा जो पिक है वो है टाटा मोटर्स। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जो 2-3 साल के जो सप्लाई इश्यूज और जो ग्लोबल स्लोडाउन को फेस करने के बाद
अब ये जो कंपनी है एक डोमेस्टिक बिजनेस में काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रही है, यूवीज में अच्छी ग्रोथ है, नए मॉडल्स लॉन्च किया है और उनका जो ईवी पेनिट्रेशन है वो काफी अच्छा है। इंडिया में तो 80% मार्केट शेयर है टाटा मोटर्स का ईवी में। तो ओवरऑल जो हमें लगता है कि अब इस साल एक जो सीवी साइकिल रिकवरी है वो काफी बेटर होगा पैसेंजर व्हीकल्स ग्रोथ से, तो उसका बेनिफिट भी टाटा मोटर्स को मिलेगा। कंपनीज के जो नए मॉडल्स हैं जो यूवी सेगमेंट में उसमें काफी बेनिफिट मिलेगा। रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हुए हैं और जो सेमीकंडक्टर चिप अवेलेबिलिटी है वो काफी इंप्रूव हुआ है। तो ये सबको नजर रखते हुए हमें लगता है कि इसमें अच्छी ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो सीवी साइकिल है एमएचसीवीज में हमें लगता है 12% का सीएजीआर ग्रोथ हो सकता है, एलसीवीज में भी 11% का ग्रोथ होगा और जो नए मॉडल्स है उसकी वजह से उनके यूवी सेगमेंट में भी 11% के वॉल्यूम ग्रोथ की वजह से मार्केट शेयर गेन्स काफी हो सकता है। तो हमारा प्रिफर्ड पिक जो ऑटो सेक्टर में है वो है टाटा मोटर्स और टारगेट प्राइस हमारा 590 का है। इनफैक्ट 15 साल जगुआर खरीद के आज पूरे भी हुए हैं टाटा मोटर्स को और देश की लार्जेस्ट कंज्यूमर सीवी मैन्युफैक्चरर जो है वो आपके स्क्रीन पर है। 590 रुपए के टारगेट्स के लिए आप टाटा मोटर्स को देख सकते हो। तो दो नाम आ चुके हैं। गौरांग सर, आपकी तरफ से जो दूसरा नाम होगा वो कौन सा होगा? तो सिद्धार्थ जी ने ऑटो क्षेत्र का जिक्र किया है, तो मेरे ख्याल से हमारे विचार मिल रहे हैं इस क्षेत्र को लेकर के। इन्होंने टाटा मोटर का जिक्र किया तो हम महिंद्रा एंड महिंद्रा को उतारना चाहेंगे दूसरे विकल्प के रूप में। मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही या इस हफ्ते ही हमारे चैनल सीएनबीसी आवाज पर और हमारे सहयोगी चैनल पर मैनेजमेंट ने आकर के अपने कारोबार को लेकर के काफी विस्तार में टिप्पणियां की थी और मेरा ये मानना है कि जो भी नए लॉन्चेस खास करके जो जेवी इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के किया है और आने वाले भविष्य में अगर वास्तविकता में परिवर्तन होता है और ईवीज वाहन हम महिंद्रा की तरफ से देखना शुरू करेंगे। हमने मेरे ख्याल से 1-2 मॉडल ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन पूरी मात्रा में लाभ उठाने करके और जो परिवर्तन होगा सुमित, आप एसयूवीज देख लीजिए, यूटिलिटी व्हीकल देख लीजिए, ट्रैक्टर एग्री इक्विपमेंट देख लीजिए या फिर कमर्शियल व्हीकल, मेरे ख्याल से जो भी इनके पास प्रोडक्ट प्रोफाइल है और जो प्रोडक्ट मिक्स है उसको लेकर के हम काफी संतुष्ट हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में लग रहा है एक अच्छा विकल्प होगा और खास करके जो चौथी तिमाही के हमने नतीजे देखे उसके बाद हमारा जो विश्वास जो है इस कंपनी में और भी मजबूत हो गया है। तो टू व्हीलर से लेकर हेवी कमर्शियल व्हीकल तक बनाने वाली कंपनी, देश की इकलौती कंपनी इनफैक्ट, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। गौरांग सर की तरफ से ये दूसरा नाम आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो सिद्धार्थ सर, आपकी तरफ से ऑटो तो हो गया, अब दूसरा सेक्टर किस पे आप पिक करोगे? जी, जो दूसरा सेक्टर है अगेन जो अर्निंग्स ग्रोथ हमने देखा, 2 सेक्टर्स काफी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ डिलीवर की। एक था ऑटो जिसमें हमने देखा था ओवरऑल एग्रीगेट 115% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ। दूसरा सेक्टर था बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जहां पे हमने 43% अर्निंग्स ग्रोथ कैगर देखा, 43% अर्निंग्स ग्रोथ इन Q4 देखा था। तो इसी सेक्टर से जो मेरा दूसरा पिक है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के जो अगर आप चौथे तिमाही के नतीजे देखेंगे तो बिजनेस ग्रोथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, अक्रॉस सेगमेंट्स था, एसेट क्वालिटी में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट देखने को मिला, स्लिपेजेस काफी कम हुए और रिकवरीज और जो लोन क्वालिटीज जो अपग्रेड्स हैं उसमें काफी बढ़त मिली। तो हमें लगता है कि ओवरऑल जो है कंपनी का जो पाइपलाइन है कॉर्पोरेट बुक का और अक्रॉस दी अदर सेगमेंट जहां पे ग्रोथ कर रही है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। अर्निंग्स विजिबिलिटी काफी अच्छी है। जो क्रेडिट साइकिल है डेफिनेटली अभी इंडिया में जो क्रेडिट ग्रोथ साइकिल है वो जस्ट स्टार्ट हो रही है। तो अभी हमें लगता है कि जो क्रेडिट ग्रोथ है वो अगले 2-3 साल काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिसका बेनिफिट एक्सिस बैंक को मिलेगा। निम्स काफी एक्सपैंड हुए, यहां से लगता है कि निम्स तो थोड़े से नॉर्मलाइज होंगे, बट क्योंकि एसेट क्वालिटी में कोई बहुत ज्यादा बढ़त देखने को नहीं ऐसा अनुमान है, तो उसकी वजह से नेट प्रॉफिट ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। बैंक में देखा है हमने कि थोड़ा सा लगाड़ था, आईसीआईसीआई बैंक ने पहले ही काफी अच्छे नतीजे दिखाने स्टार्ट किए, बट अब एक्सिस बैंक ने भी पकड़ लिए साइकिल को, अब नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। ओवरऑल रिटर्न रेशियो जो काफी इंपॉर्टेंट होता है एक बैंक के लिए वो हमें लगता है कि इंप्रूव होगा। आरओएस जो है 1.92% तक आने का एक्सपेक्टेशन है और आरओईज जो है वो 18% तक इंप्रूव हो जाएंगे FY25 तक। तो ये हमें लगता है कि बैंक में थोड़ा सा लेट था साइकिल में, बट अब पकड़ जो साइकिल की पकड़ आ चुकी है। तो एक्सिस बैंक में हमें लगता है काफी बढ़त होगी। हमारा टारगेट प्राइस 1100 का है।
तो एक्सिस बैंक आमतौर पे हमेशा गौरांग सर की पसंद भी रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो एक नाम है ही, लेकिन 1100 रुपए के टारगेट्स के लिए आप सिद्धार्थ सर की तरफ से फिलहाल एक्सिस बैंक को देख रहे हैं। आगे भी हम गौरांग सर से बातचीत करेंगे कुछ और सेक्टर्स को लेकर और सिद्धार्थ सर से बातचीत करेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और चर्चा कर जारी रखते हैं। आप देख रहे हैं वीकली टॉपिक्स और इस पूरे हफ्ते के साथ ही खत्म हुआ है अर्निंग सीजन भी, तो हम बातचीत कर रहे हैं अर्निंग सीजन को लेकर। दो जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, गौरांग सर हैं और सिद्धार्थ सर हैं, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। तो गौरांग सर, अब आपकी बारी। आपने दो नाम सुनी लिए सिद्धार्थ सर की तरफ से और एक्सिस बैंक आपका फेवरेट भी उस सूची में शामिल था, तो अब आपकी तरफ से कोई नाम? तो यहाँ पर भी हमारे विचार सिद्धार्थ जी से मिल रहे हैं और मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। जो भी वित्तीय क्षेत्रों को लेकर के सिद्धार्थ जी ने टिप्पणी करी, और एक वास्तविकता ये भी है सुमित कि अगर भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और भारत, हिंदुस्तान, इंडिया को नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, जो कि हम बनेंगे, उसमें मुझमें पूर्ण विश्वास है मुझे इस बात को लेकर। तो 2-3 क्षेत्र जो है उसका योगदान थोड़ा बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ आना महत्वपूर्ण होगा, इसलिए क्योंकि अगर आप इन क्षेत्रों की तरफ से योगदान आते हुए नहीं देखेंगे तो वो नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने में कठिनाई हो सकती है। मिसाल के तौर पर वो क्षेत्र कौन से? बैंकिंग एंड एनबीएफसीज है, पावर है और सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग। मेरे ख्याल से ये 3 जो है इनको बहुत ज्यादा योगदान देना पड़ेगा, खास करके पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और बैंकिंग फाइनेंस। तो सिद्धार्थ जी ने एक्सिस बैंक का नाम लिया और हम यहाँ पर और एक दिग्गज निजी क्षेत्र की बैंक आईसीआईसीआई बैंक को सामने रखना चाहेंगे। और जैसे सिद्धार्थ जी बता रहे थे, आमदनी को लेकर के बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। और सुमित, मैं ये बात बिल्कुल कहना चाहूंगा यहाँ पर कि आपको सिर्फ निजी क्षेत्र बैंक पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। निजी बैंक के साथ साथ आपको सरकारी बैंक में भी उतना ही ध्यान देना है जितना महत्व आप निजी क्षेत्र की, क्योंकि वहां पर भी आपने बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आते हुए देखे कुछ चुनिंदा सरकारी बैंकों में। लेकिन विकल्प के रूप में मैं आपके सामने आईसीआईसीआई बैंक रखना चाहूंगा। तो देश का सबसे बड़ा निजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक, जिसको आप देख सकते हैं, गौरांग सर की तरफ से एक और नाम आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सिद्धार्थ सर, आपकी तरफ से तीसरा नाम? सुमित, जो तीसरा सेक्टर या क्षेत्र है वो कंजम्पशन क्षेत्र है, जहाँ पे कि अच्छा हमने देखा जो एफएमसीजी इंडेक्स भी जो है वो पहला इंडेक्स है जो अपना प्रीवियस हाई क्रॉस करके न्यू हाईज पर जा रहा है। कंजम्पशन डिमांड जो मैं जैसे हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ा स्लो डाउन हुआ था, बट वापस काफी पिकअप हो गया है। एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो रॉ मटेरियल कॉस्ट का था, क्रूड ऑयल प्राइसेस, व्हीट प्राइसेस, बाकी जो मिल्क प्राइसेस, उनका प्रेशर जो था वो अब थोड़ा बहुत प्राइस पास ऑन किया है कंपनीज ने, थोड़ा बहुत प्राइसेस कूल ऑफ है, तो उसका बेनिफिट ये कंजम्पशन एफएमसीजी क्षेत्र को मिलना क्लियरली दिख रहा है। प्लस अब मॉनसून भी बस दरवाजे पे है, कभी भी नॉक कर सकता है। केरला में 3-4 तारीख का अनुमान है, तो उससे भी एक रूरल सेक्टर का थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा, जिसको एफएमसीजी सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा। तो जो पिक है वहां पे एफएमसीजी सेक्टर का जो लीडर है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस वो है आईटीसी, और हमें लगता है कि ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू होगा। एक तो अगर आप देखें जो उनकी जो कोर सेगमेंट है उस सिगरेट सेक्टर में काफी अच्छी ग्रोथ देखे हमने पिछले 3 साल 4 साल का अगर आप एवरेज ग्रोथ देखें तो 9-10% का ग्रोथ है। Q4 में भी कंपनी की सिगरेट वॉल्यूम्स में 12% का वॉल्यूम ग्रोथ था, जो कि काफी बेटर था। अगर आप बाकी बिजनेस की बात करें तो जो नॉन सिगरेट एफएमसीजी बिजनेस है उसमें भी आईटीसी ने अपने पीयर्स के कंपैरिजन में काफी बेटर अर्निंग्स ग्रोथ दिखाया Q4 में। तो 19% रेवेन्यू ग्रोथ था, मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ, जबकि हमने देखा बाकी जो एफएमसीजी स्टॉक्स है उनके मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर आया था। तो कंपनी अपने ओवरऑल बिजनेस को काफी अच्छा मैनेज कर पा रही है एफएमसीजी क्षेत्र में। होटल सेक्टर हमने देखा है अक्रॉस द सेक्टर काफी अच्छे नतीजे हैं, जिसका आईटीसी के होटल सेक्टर को भी काफी बेनिफिट मिल रहा है। तो यहाँ से हमें लगता है अच्छी 24% अर्निंग्स ग्रोथ आईटीसी कंटिन्यू कर सकती है ओवर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स। डिविडेंड भी देखे तो अच्छी खासी कैश जनरेशन करती है, डिविडेंड पे आउट भी 3.5-4% का रहता है। तो ओवरऑल यहाँ पर भी हमें लगता है कि जो मार्केट लीडरशिप है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस वो आईटीसी बरकरार रखेगा।
तो बाय कर सकते हैं आईटीसी। अपना हमारा टारगेट प्राइस है 485 का, बट लगता है कि यहाँ से भी काफी अपसाइड और भी देखने को मिलेगी। 485 का टारगेट और आईटीसी, इसको आप देख सकते हैं। तो एक एक करके जरा तीनों पिक्स जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगी। गौरांग सर की तरफ से बीईएल, आईसीआईसीआई बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये 3 नाम जो कि गौरांग सर ने शामिल किए हैं। सिद्धार्थ सर की तरफ से टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक और आईटीसी, ये 3 नाम हैं जो कि सिद्धार्थ सर ने भी पिक किए हैं। और आप एक बार दोनों जानकारों को स्क्रीन पे काटिए, क्योंकि आमतौर पे इनके शेयर ही नहीं मिलते हैं, बल्कि धीरे धीरे जो स्टाइलिंग है वो भी मिलते हुए दिखाई पड़ रही है। एक बार गौरांग सर को भी स्क्रीन पर लाइए और साथ साथ सिद्धार्थ सर को भी स्क्रीन पर लाइए। सिद्धार्थ सर, आपने कुछ चेंज किया है कि अपनी स्टाइलिंग में? पहले आपका दाढ़ी ऐसा नहीं था या बियर्ड ऐसे नहीं स्टाइल थी, अब आपकी मूछें गौरांग सर जैसी धीरे धीरे तनती जा रही है। कुछ खास है क्या? जी बिल्कुल, गौरांग सर से बहुत इंस्पिरेशन है। एटलीस्ट मूछें थोड़ी बढ़ रही है अभी। बाकी थोड़ी सी कलर ग्रे, वो क्या बोलते हैं आप, सॉल्ट एंड पेपर लुक। जी जी जी। तो अब वो थोड़ा सा उम्र का आप तगाजा करिए, अब आ रही है थोड़ी मिक्स, बट थोड़ा चेंज किया, थोड़ा बियर्ड ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, तो ये गौरांग सर के साथ तो ये उम्र वाली चीज आती ही नहीं, 10 साल से ऐसे ही है वो, ब्लैक का ब्लैक ही है। आज तक सॉल्ट तो आया ही नहीं, तो पेपर ही पेपर है। तो उस हिसाब से गौरांग सर तो आपको दिख ही रहे। लेकिन हाँ, ठीक है, बढ़िया, अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट सिद्धार्थ सर काफी सूट भी कर रहा है आपको। तो दोनों ही जानकारों को आप सुन रहे थे और दोनों की पिक्स भी आपने सुनी अर्निंग सीजन को लेकर और खास तौर से मार्केट के व्यू को लेकर भी। जो टॉप पिक्स एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी, खास तौर से ऑटो स्पेस है टाटा मोटर्स और M&M, जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। CV स्पेस भी है, PV स्पेस भी है, जिसको आप देख सकते हैं। और मॉनसून का ट्रिगर भी कामकाज करेगा दोनों कंपनियों के लिए। बैंक से आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, जिनको आप देख सकते हैं 1100 रुपए के टारगेट्स के लिए एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर भी आप बेट कर सकते हैं। और लाइकवाइज डिफेंस से बीईएल, जो कि गौरांग सर ने चुना है अच्छे नंबर्स के ऊपर, और आईटीसी जो कि सिद्धार्थ सर ने चुना है, आप बेहतरीन नंबर्स के बाद इसको भी देख सकते हैं। और एक ना केवल सिगरेट का प्ले है, बल्कि इसमें होटल का प्ले, पेपर का प्ले, साथ साथ FMCG का एक बढ़िया प्ले भी यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग सर आपका भी और सिद्धार्थ सर आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा।